नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी भाषा से जुड़ा हुआ भाषा का अंग वर्ण विचार। तो देखिए, वर्ण विचार जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, काफी सारी चीजें हम इस पे पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर वर्णों के भेद पढ़े थे, जिसमें हमने वर्णों के दो भेद आपको बताए थे, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन जो है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किए थे, यानी कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, इसी में टोटल 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। उसके बाद स्वरों के भेद, और उसके बाद एक तरह से जो स्वर है, उन स्वरों के भेद में भी यहाँ पर अनुस्वार जो अंग की मात्रा है, विसर्ग जो आपके अह की मात्रा है, व्यंजन जो क ख ग घ है, संयुक्ताक्षर या फिर एक तरह से इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ये है आपके क्ष त्र ज्ञ, उसके बाद ग्रहिता, उसके बाद द्विता। ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, अनुस्वार हमने पढ़ा था, अनुनासिक हमने पढ़ा था, और विसर्ग की जो मात्रा है, ये आप देख सकते हैं, अह की जो ये मात्रा होती है, ये विसर्ग की मात्रा होती है। उसके बाद व्यंजन आप सभी को क्लियर है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं। और उसके बाद जो ये व्यंजन है, इसमें भी मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों के 3 भेद यहाँ पर बताए गए थे। जो व्यंजनों के 3 भेद मैंने आपको बताए थे लास्ट सेशन में, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि जो हमारे व्यंजन होते हैं, उसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पर व्यंजनों में हमने व्यंजन 3 तरह से आपको यहाँ पर बताए। कौन कौन से 3 तरह के बताए वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर अनुस्वार को पढ़ा था, और अनुस्वार के एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए थे। जैसे अंग की बिंदी यहाँ पर आप देख सकते हैं, संत, कंगन, मंदिर, अंधा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब मानक वर्तनी में जो ये मानक वर्तनी होती है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके अनुस्वार का चिन्ह वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, यानी कि इनको ना लिखकर इनका जो चिन्ह होता है अनुस्वार का, ये वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। ये मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने व्यंजन, अपना जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया था, और व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था आप देख सकते हैं यहाँ आगे। देखिए, उच्चारण के लिए मैंने आपको बताया था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक हमने यहाँ पर पढ़ा था। उसके बाद हमने व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पर किया था, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए, जो ये व्यंजनों का वर्गीकरण है, यहाँ पर 2 तरह से आपको दिया गया है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग तरह से यहाँ पर बताया था, 3 तरह से, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपका एक होता है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है आपका ऊष्म व्यंजन। ये यहाँ पर मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था। तो जैसे सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया स्पर्श व्यंजन, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये देखिए, ये उच्चारण का स्थान। अब ये उच्चारण का स्थान और प्रयत्न यहाँ पर 2 आधार पर एक तरह से विभाजित किया गया है। और मैंने इसके अलावा आपको, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, वो यहाँ पर आपको बताया, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन। जो यहाँ पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, वो 3 आधार पर करते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन से व्यंजन आते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जो वायु होती है, वो मुख से, कंठ से और जीवा से और ओष्ठ से एक तरह से
स्पर्श करके बाहर निकलती है, यानी कि इनको टच करके बाहर निकलती है, कंठ को, जीवा को और ओष्ठ को। ठीक है, तो ये होते हैं स्पर्श व्यंजन और ये संख्या में 25 होते हैं, संख्या में 25 होते हैं। क वर्ग से लेकर आपके प वर्ग तक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, और एक वर्ग में 5 होते हैं, और 5 वर्गों में अगर आप 5 और 5 का इंटू करेंगे तो आपको 25, यानी कि 25 आपके टोटल ये व्यंजन होते हैं। कहते हैं अगर हम एक सामान्य भाषा में कहें तो क से लेकर जो म तक के आपके व्यंजन हैं, ठीक है, क से लेकर म तक के जितने भी आपके व्यंजन हैं ये सब आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा जो होती है वो पूरी तरह से मुख को स्पर्श नहीं करती है, या एक तरह से जो वायु होती है वो पूरी तरह से जीवा या मुख को स्पर्श नहीं करती है। और ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे वो 4 होते हैं, य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये 4 आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमको क्या होता है, थोड़ा और एक तरह से जोर लगाना होता है, जैसे श, ठीक है, हाँ। और जब हम इस तरह से जोर लगाकर बोलते हैं तो हवा में क्या होती है, रगड़ होती है, और उसके कारण एक ऊष्मा हमारे गले से निकलती है। हाँ, अब देखिए ह का उच्चारण करके देखिए, जो वायु है पूरे कंठ से आ रही है, जोर के साथ आ रही है, हाँ, श, तो एक ऊष्मा निकलती है और उसी को हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी आपके संख्या में 4 होते हैं। तीनों श जो होते हैं, ठीक है, तीनों श, इसको आप बिल्कुल सरल से याद कर सकते हैं, तीनों श और ह इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये 3 आपने पढ़े हुए हैं, ये 3 चीजें आप पढ़े हुए हैं पहले से, क्योंकि जब हिंदी में हम वर्ण पढ़ते हैं या स्वर व्यंजन पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें हम जरूर सीखते हैं। तो ये कॉमन सा एक यहाँ पर जो वर्गीकरण मैंने आप लोगों के लिए किया सरल, वो कुछ इस तरह से है कि व्यंजनों को एक तरह से 3 भागों में हमने यहाँ पर बांटा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। लेकिन आपकी क्लास के आधार पर, आपकी क्लास के हिसाब से, क्योंकि आप क्लास 9th में हैं, आपको केवल ये 3 पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना होगा कि कौन से व्यंजन होते हैं एक तरह से कंठ, जो कंठ से निकलते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं जो हम तालु से जिनका उच्चारण करते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर जो जिस तरह से आपका वर्गीकरण यहाँ किया गया है उसको समझना होगा। तो 2 आधार पर यहाँ पर डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला उच्चारण का स्थान और दूसरा है प्रयत्न। एक तो है उच्चारण स्थान, यानी कि इन व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, तालु से होता है, मुख से होता है, जीवा से होता है, ओष्ठ से होता है, तो एक इस आधार पर, और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उच्चारण के आधार पर। अब देखिए उच्चारण के स्थान पर, आधार पर जो विभाजन है वो कुछ इस प्रकार से हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले कंठ, कंठ, जहां से कंठ से जो आपके व्यंजन उच्चारित हुए हैं, अभी इससे पहले जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा वो बहुत एक मोटा मोटा तौर पर था, यानी कि 25 व्यंजन आपके केवल हमने स्पर्श व्यंजन कह दिए। अब देखिए स्पर्श व्यंजन, अब उसमें हमने सारी चीजें डाल दी, ओष्ठ डाल दिए, कंठ डाल दिया, जीवा डाल दी, तो यानी कि जितनी भी चीजें थी हमने एक तरफ कर दी स्पर्श व्यंजन बोलकर। तो ये एक मोटा मोटी आपका विभाजन किया गया था, ये आप पहले पढ़ चुके थे। अब आप डीपली यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे कि कंठ से यानी कि गले से, तो गले से कौन कौन से व्यंजनों का उच्चारण होता है? क, उच्चारण कीजिए, क, ख, ग, घ, ड, ठीक, ड़, तो ये सब क्या है? कंठ से है।
उसके बाद तालव्य, तालव्य यानी कि तालू से किनका उच्चारण होता है, ठीक है। अब आपकी जीवा जो है कहां पर टच करेगी, तालू पे, ऊपर तलवे पे टच करेगी। जैसे च, छ, ज, झ, य, ठीक है, ये सारे क्या है, तालव्य व्यंजन है। अब इनका उच्चारण इस तरह से हो रहा है, ये नोट डाउन भी करेंगे आप सभी, इसको नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि जहां पर व्यंजन आप पढ़ रहे हैं तो व्यंजन का आप उच्चारण जरूर पढ़ेंगे कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है उच्चारण के आधार पर, ठीक है। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, ळ, ढ, ढ तथा श, ठीक है। तो ये सब क्या है, मूर्धा से। दंत्य से, दांतों से जिनका उच्चारण होता है त। अब देखिए जीवा कहां पर टच हो रही है, दांतों पर, दंत्य पर। त, थ, द, ध, न, कहां पर टच हो रही है जीवा, दांतों पर टच हो रही है, तो ये दंत्य से यानी कि दांतों से इनका उच्चारण हो रहा है। ओष्ठ यानी कि होठों से किसका उच्चारण हो रहा है, प। अब आप देखेंगे कि जब हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो अब हमारे होठ आपस में क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, यानी कि जो ध्वनि निकल रही है, जो वो कैसे निकल रही है कि जब वायु जो है हमारे ओठों के बीच से, जैसे प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो ये कहां से ये उच्चारित हो रहे हैं, ये व्यंजन उच्चारित हो रहे हैं ओष्ठ यानी कि होठों से। वत्स्य यानी कि दंत मूल से, दंत मूल यानी कि न, ज, र, ल, दंत्य मूल से। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ यानी कि निचले ओठ और ऊपर के दांतों से, व और फ, व और फ। अब देखिए उच्चारित कीजिए, व, ऊपर के दांत और नीचे के ओष्ठ से ये हमारा व्यंजन उच्चारित हो रहा है, व, फ, ठीक है। इसी तरह से स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र से, जो हमारे गले में स्वर यंत्र होता है, उससे केवल और केवल एक व्यंजन उच्चारित होता है, ह। ह बोलकर देखिए, उच्चारण कीजिए ह का, सीधे यहां पर झंझनाहट होती है, सीधे स्वर यंत्र पर, ह, ठीक है। उच्चारण सीधे गले से हो रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट स्वर यंत्र से हो रहा है, ह, ठीक है। तो ये है हमारे उच्चारण के स्थान पर जो हमारे व्यंजन है। तो टोटल देखिए आप कितने, 5, 10, और यहाँ पर आपके और भी बहुत सारे व्यंजन हैं, और इधर देखिए ये सारे जितने भी हैं ये उच्चारण के स्थान के आधार पर हमने इनको इस तरह से डिवाइड कर दिया। कुछ गले से, तालू से, मूर्धा से, दांतों से, ओठ से, दंत मूल से, निचले ओठ, ऊपर के दांतों से, स्वर यंत्र से। उसके बाद अब देखिए यहां पर एक जो चित्र आपको दिखाया गया है कि दंत जो है वो है आपका त वर्ग, जैसे आप देख सकते हैं ल और श, शंग, ठीक है। उच्चारण का स्थान कंठ, जीवा मूल, तालु, जीवा के ऊपर का सल, जबड़ा, मूर्धा, दांतों की जड़ों का क्षेत्र, दंत यानी कि दांत, ओष्ठ यानी कि ओठ। तो इस चित्र में आप विभिन्न वर्णों के उच्चारण के स्थान की वैज्ञानिकता भी आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो कंठ से ओष्ठ तक विभिन्न उच्चारणों के स्थानों के सही क्रम में 5 स्पर्श व्यंजनों के वर्ग मिलते हैं, यानी कि 5 अलग अलग वर्ग हैं, इसीलिए उनको स्पर्श व्यंजन कहा है। जैसे मैंने आपको बताया क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के जितने भी व्यंजन हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वो इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि कंठ से लेकर कंठ से ओष्ठ तक विभिन्न उच्चारण स्थानों पर, जितने भी उच्चारण स्थान होते हैं कंठ से लेकर ओष्ठ तक जितने भी उच्चारण स्थान होते हैं इनको 5 क्रमों में बांटा गया, 5 ग्रुप्स में बांटा गया, यानी कि टोटल जितने वर्ण है वो 25 हैं जो
स्पर्श व्यंजन कहे जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। ठीक है, अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों के प्रथम वर्ण य श एक वर्ग तालु में और द्वितीय वर्ण र श एक वर्ग मूर्धा, तृतीय वर्ण स अगले वर्ग दंत में दिखते हैं। इसी प्रकार स्वरों का वर्गीकरण भी वैज्ञानिक है, यानी कि स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो भी एक वैज्ञानिक तकनीक है, वैज्ञानिक तरीके से होता है। जैसे व व्यंजन दंतोष्ठ से, ए आई कंठ तालु से, ओ औ कंठोष्ठ से और ड य ण न म अंग नासिका से उच्चारित होते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी और उसमें मैंने क्लियर किया था कि ये सभी वर्ण जो होते हैं नासिका से उच्चारित होते हैं, यानी कि हवा जो है वो नासिका से बाहर निकलती है। न, ठीक है, य, म, ड, अंग, ठीक है। और समस्त वर्णों के आदर्श तथा मानक उच्चारणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आदर्श उच्चारण प्रस्तुत किए गए हैं यहाँ पर और श्रुत लेख तथा सस्वर वाचन के समय इन वर्णों के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए क्यों ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है, क्योंकि ये तो सब सारी चीजें छोटी क्लासेस में सीखने वाली है, यानी कि जब आप छोटी क्लासेस में इन सब चीजों को सीखेंगे तभी आप शुद्ध उच्चारण करेंगे और जब शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी आप शुद्ध लिखेंगे। ठीक है, कौन सा वर्ण कहाँ से कैसे उच्चारित होता है ये आपको पता होगा, तभी एक शुद्ध उच्चारण निकलेगा और शुद्ध रूप में उसको लिखा जाएगा। अभी आपको एक आपके हिंदी व्याकरण में व्यवहारिक व्याकरण आपका पूरा एक टॉपिक है व्यवहारिक व्याकरण का, तो वो टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, उससे आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉमन चीजें जितनी भी है वो पूरी एक ही पार्ट में यहाँ पर रखी गई है व्यवहारिक व्याकरण में, और वो इतनी कॉमन है कि आपने फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक पढ़ी होंगी आराम से, लेकिन आगे भी वो आपको काम आएंगी। तो इस तरह से देखिए ये वर्गीकरण हमने यहाँ पर पढ़ा। अब दूसरा मैंने आपको बताया था वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर यानी कि जो एक तरह से जिस तरह से हम उच्चारण करने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। आपका उच्चारण के आधार पर अलग अलग मैंने लिखवाए थे आपको, ठीक है, और प्रयत्न के आधार पर 3 तरह से किया जाता है। सबसे पहले स्वर तंत्री में कंपन के रूप में, जो स्वर तंत्री होता है उसमें जब कंपन होती है, ठीक है, स्वर तंत्री में कंपन के रूप में, तो देखिए अघोष, अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती, नाम ही है अघोष, कोई घोष नहीं होता। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। वर्गों में पहले तथा दूसरे व्यंजन तथा फ, श, श, स, ठीक है। तो इन सब में आपने देखा कि कहीं पर भी जो हमारी स्वर तंत्री है उसमें एक तरह से कोई भी गूंज उत्पन्न नहीं होती, कुछ भी वाइब्रेट नहीं होता, केवल जो सामान्य स्वर हमारा निकल रहा है, जैसे क, ख, ख, ग, च, क, ख, च, ट, ठ, त, थ, तो कोई भी ऐसी गूंज यहाँ उत्पन्न नहीं होती। अब देखिए इनको कहा गया अघोष, अघोष क्या कहा गया है, अघोष। ये प्रयत्न के आधार पर है, यानी कि देखिए ये जैसे इंसान बोलेगा, जैसी वो प्रैक्टिस करेगा वैसे ही वो उसको उच्चारित करेगा। सघोष, सघोष यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है, क्योंकि नाम ही है सघोष, ठीक है।
जिनमें क्या होता है, जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन पैदा होती है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। अब जैसे देखिए ग, घ, ड़, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। तो आप उच्चारण करके देखिए, खुद से उच्चारित कीजिए सारे स्वर। आपको स्वयं महसूस होगा, फील होगा कि जो स्वर तंत्री है वहां पर थोड़ा सा कंपन जो है हो रही है इनके उच्चारण में। और वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन जैसे ळ, ढ, ज, य, र, ल, व तथा सभी प्रकार के जितने भी स्वर होते हैं। तो ये हमारे दो यहाँ पर आधार हमने बताए, जो कि उच्चारण के आधार पर शब्दों को एक तरह से क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। वर्णों को, किसको वर्गीकृत करते हैं, वर्णों को, यानी कि व्यंजनों को। क्योंकि स्वर हम यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम व्यंजन पढ़ रहे हैं और व्यंजनों के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो व्यंजनों के प्रकार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक तरह से हो सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस तरह से आप उच्चारण करोगे बिल्कुल उसी तरह से आप लिखोगे भी। तो क्लास 9th में है आप, तो क्लास 9th में अब आपसे छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। यानी कि आपको प्रॉपर राइटिंग लिखना तो अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए श्वास की मात्रा के आधार पर तीसरा पॉइंट आता है हमारा, श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों, ये अलग है, उससे बिल्कुल अलग है। दूसरा पार्ट कह सकते हैं, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद बताए गए हैं। कौन कौन सा, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, जैसे क, ग, ड, च, ज, य, ट, ड, ळ, त, द, न, प, ब, म। यानी कि वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण, जो वर्ग है उनका प्रथम जैसे क, तृतीय जैसे ग, पंचम जैसे य, ण, ठीक है, और आपका ड। तो देखिए, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण ये सब, ठीक है, ये जितने भी आपके वर्ण वर्ग हैं उनके प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं उनको अल्प प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्प प्राण। तो इसके लिए आप पूरा एक टेबल बनाएंगे आज, जैसे मैंने आपको बताया था, क वर्ग, ठीक है, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग, उसके बाद प वर्ग। तो इस तरह से आप पूरा एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में क से ज्ञ तक अच्छे से आप लिखेंगे और उसके बाद इस तरह से आप उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप बांटेंगे इस तरह से कि ये है आपके एक तरह से अल्प प्राण और ये है महाप्राण। महाप्राण क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु जो होती है वो अधिक मात्रा में लगती है, उसको कहते हैं महाप्राण। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ठीक है। और वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पहला, तीसरा और अंतिम पांचवा आपके हैं अल्प प्राण। क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा आपके हैं अल्प प्राण।
दूसरा और चौथा है आपके महाप्राण, दूसरा और चौथा है आपके महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर व्यंजनों के भेद यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब देखिए कभी कभी आता है कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, कौन से जो व्यंजन है वो अल्प प्राण के होते हैं, कौन से जो व्यंजन है वो महाप्राण के होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण यानी कि जिनके उच्चारण में वायु कम मात्रा में एक तरह से लगती है। तो वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम जो होते हैं वर्ण, वो सब अल्प प्राण होते हैं, और जो प्रथम द्वितीय और चतुर्थ वो जो होते हैं महाप्राण, जिनके उच्चारण में अधिक वायु लगती है। तो श्वास की मात्रा के आधार पर यानी कि तीसरे आधार पर भी हमने यहाँ पर डिवाइड अलग अलग भागों में बांट दिया व्यंजनों को। ठीक है, सबसे पहले हमने बांटा उच्चारण के आधार पर, दूसरा हमने बांटा प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर में क्या था कि जिसमें हमारी कम वायु जो है एक तरह से आ रही थी, और दूसरा हमारा था कि दूसरे में अधिक वायु आ रही थी, यानी कि जो स्वरों में एक में आपकी झंझनाहट हो रही थी कंठ नली में, एक में नहीं हो रही थी। और श्वास के आधार पर भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब देखिए तीसरा है जीवा तथा अव्ययों द्वारा श्वास का अवरोध। अब जीवा तथा अन्य अव्ययों द्वारा श्वास का अवरोध। अब जैसे मैंने कहा स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन में कहीं पर जीवा टच होती है, कहीं पर तालव्य, कहीं पर ओष्ठ, कहीं पर कंठ। तो मुख में बहुत सारे अव्यय हैं, अलग अलग जगह है, कहीं पर दांतों पर टच होती है, कहीं पर जीवा पर, कहीं पर तालव्य पर, कहीं पर ओष्ठ पर, कहीं पर कंठ में। तो उसी के आधार पर सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारा मुख, जीभ, ओष्ठ, वस्त्र आदि स्पर्श व्यंजन स्पर्श करके वायु को रोकते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जैसे देख सकते हैं आप क ख ग आपके जितने भी यहाँ पर भ तक जो है 16 वर्ण इसमें आपके बताए गए हैं। अब स्पर्श संघर्षी क्या है? स्पर्श संघर्षी यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अवयव से स्पर्श करती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों में जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताए थे आपके झ, ठीक है, या मैंने आपको चार अलग दूसरे जो बताए थे, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, ये स्पर्श संघर्षी है जिसमें वायु पहले किसी मुख अवयव को स्पर्श करती है, यानी कि स्पर्श करते हुए भी आती है और फिर रगड़ खाते हुए भी आती है। तो जैसे च, छ, ज, झ, ठीक है। उसके बाद संघर्षी, अब देखिए इन्हीं को ऊष्म ध्वनियां कहते हैं। यहाँ पर शुरुआत से ही वो एक तरह से जब श्वास वायु मुख से अवयवों से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है तो उन्हें यहाँ पर वो किसी को स्पर्श नहीं करती बल्कि रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इन्हें ऊष्म ध्वनियां भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे, जिन्हें ऊष्म ध्वनियां भी कहते हैं। और ये मैंने आपको चार लिखवाए, तीनों तरह के श और ह, लेकिन जो आप देख सकते हैं फ, प, ज, ज, इसको ज नहीं पढ़ेंगे, जिसके नीचे बिंदी होती है उसको क्या पढ़ते हैं? ज। इसको ख नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ख। इसको ग नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ग। ये सारे भी आपके संघर्षी व्यंजन हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने काफी सारे एक तरह से अलग अलग तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब देखिए नासिक के व्यंजन जो मैंने आपको बताए थे, जिनका उच्चारण नासिका से होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुखअवयव वायु को रोकते हैं परंतु वायु पूरी तरह से मुख से ना निकलकर नासिका से निकलती है। तो ये सारे जितने भी लास्ट के जितने भी आपके अंतिम वर्ण जिन्हें कहते हैं वो सारे आपके नासिक के हैं म तक, ठीक है। अंतस्थ वर्णमाला के मध्य स्थिर होने के कारण अंतस्थ नाम रखा गया है। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक
पार्श्विक का अर्थ होता है बगल का, जैसे ल। प्रकंपित, प्रकंपित का अर्थ है कांपता हुआ, जैसे र। उच्चारण कीजिए, र। बिल्कुल झंझनाहट हो रही है, र। अर्ध स्वर य व। उपक्षिप्त, उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ, ठीक है, जैसे ड और ढ। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक तरह से स्वर और व्यंजन पूरी तरह से क्लियर कर लिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि देखिए ये आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक काफी ज्यादा छोटी क्लासेस का है, काफी ज्यादा इजी है, लेकिन आप लोगों को ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इतनी सारी चीजें शायद ही आप लोगों को याद होंगी। तो जो कुछ भी पढ़ाया है इसे घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, और जितना भी हो सके नोट डाउन जरूर करते रहे। साथ के साथ मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि नोट डाउन करें। और देखिए ये कॉमन सा टॉपिक था, क्योंकि ये हमारे सेशन की शुरुआत है, और शुरुआत में हम जहाँ से करते हैं एक तरह से भाषा, हम विषय यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारी भाषा के बारे में जानकारी होना, व्याकरण के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका पहला पार्ट, पहला टॉपिक वर्ण विचार यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज के बाद हम जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम हमारे लिटरेचर से जुड़े हुए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, और बाकी व्याकरण के पार्ट को हम कंटिन्यू करते रहेंगे अपने आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।